चलो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। अब देखो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन में जिसे हम डेल्टा आर एस से डिनोट करते थे, पहले सुन लो इसके टाइप्स क्या होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ एच, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके बाद कुछ फिजिकल चेंज जैसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, और भी हो सकते हैं। चलो अभी एक अपना एलोट्रोपिक चेंज जिसमें से डायमंड टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट टू डायमंड, और भी चलो और मुझे याद आ रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जैसे मेल्टिंग है ना, फ्यूजन या मेल्टिंग, इसका उल्टा सॉलिडिफिकेशन, एक्स एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ एंथैल्पीज है ना, वी कैन स्टडी। अब इसमें होता क्या है, दोनों में क्या अंतर है भाई। जनरली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल हम इक्वेशन नोट करते थे, इक्वेशन को बैलेंस करते थे और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते थे। क्लियर? इसमें वन मोल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। भाई कोई एक वन मोल सब्सटेंस फॉर्म होगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर सबको? एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब वन मोल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, वन मोल, ठीक है। अगर 2 मोल होगा तो उसे आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस करते हुए 1 मोल में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा हम इक्वेशन लिखते थे ना, ट्वाइस C6H6 प्लस 15O2 इक्वल टू 12CO2 प्लस 16 मतलब 6H2। तो अभी बेटा इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब होगा? जब आप इसे नोट करेंगे C6H6 प्लस 15/2O2 इक्वल टू द 6CO2 प्लस 5H2। क्लियर सब बच्चों को? मतलब 1 मोल ऑफ बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जैसे C प्लस O2 गिव्स द CO2, लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है ही, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे बोलेंगे? तो HCl प्लस NaOH इक्वल टू द NaCl प्लस H2O। अब इसमें जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 57 पॉइंट समथिंग किलोजूल पर मोल, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से दोनों में से कोई भी एक वीक होगा तो वो कहीं ना कहीं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू लोअर वैल्यू आएगा। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ नोट करूं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बेटा सपोज दैट आपने नोट कर लिया, क्या नोट कर लिया? ऐसा कुछ करते हैं, MgCl2 प्लस, नहीं MgCl2 नहीं, इसको बनाते हैं हम एसिड ले लेते हैं H2SO4 प्लस अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2, अब बैलेंस करने के लिए आपको ने ट्वाइस किया, तो कहीं ना कहीं आप इस इक्वेशन के भी 1 मोल्स नहीं, कितना मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए, ठीक है। तो वैल्यू चेंज होगा। तो जनरली 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर इस इक्वेशन के लिए 1 मोल लिखना है, H2SO4 प्लस हम सॉल्व कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो अभी 1 मोल ही आने वाला है, MgSO4 प्लस ट्वाइस H2। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का क्या यूज होने वाला है? जैसे व्हेन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू
अमोनियम क्लोराइड गैस। तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो क्या है हमारा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वेपराइजेशन, वाटर इन लिक्विड टू वाटर टू गैस, वेपराइजेशन। कंडेंसेशन उल्टा, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। वैल्यू दोनों में सेम होगा बेटा, क्लियर। बस अंतर क्या होगा कि लिक्विड टू गैस तो आप हीट प्रोवाइड करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, गैस टू लिक्विड हीट रिलीज करोगे। इसी तरीके से मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन एक दूसरे के अपोजिट है ना। वाटर लिक्विड टू सॉलिड, मतलब आइस बना दिया आपने। दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ, इसमें जो हीट एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा एफ यू एस, फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज होगा ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आपको आइस को मेल्ट करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बात समझ में आ रही है कि बहुत तरह की एंथैल्पी है। और भी मुझे याद आ रही है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। हाइड्रेशन सॉल्ट का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच होंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, है ना। जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब व्हेन द सोडियम का कार्बोनेट अभी कन्वर्ट इनटू द क्रिस्टल वॉशिंग सोडा। लिथियम क्लोराइड डॉट ट्वाइस H2O, बेरियम क्लोराइड डॉट 8H2O, किसी में 8H2O, किसी में 2H2O अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, इसमें कुछ कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर सब बच्चों को। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जब आप सॉलिड किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, है ना, सॉल्युबल कंडीशन में, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब आपने क्या किया, आप लिखते हो ना सोडियम क्लोराइड एक्वस, मतलब आपने वाटर में डाल दिया इसको, इट कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड एक्वस। तो एक्वस में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होगा भैया, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा या अब्सॉर्ब होगा। अब ये आप बोलोगे सर आप दोनों ही तो बोल रहे हो, है ना। आप क्या बोल रहे हो, आइदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, दोनों स्टेटमेंट एक साथ बोल रहा हूँ। रीजन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब तक हम ये करके नहीं देखेंगे हमें नहीं मालूम। घर में ऐसा कुछ करके देखना, सोडियम नमक को कांच के गिलास में डालना थोड़ा ज़्यादा, फिर देखना टेम्परेचर राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है उतना फील ना हो, थर्मामीटर पकड़ ले, ठीक है। घर में जो सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट्स हैं, क्लियर, वॉशिंग पाउडर, उसको थोड़ा हाथ में लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना और फिर जरा अपना हथेली का टेम्परेचर देखो, हाथ गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, क्लियर। अगर लेबोरेटरी में जाओगे तो अमोनियम क्लोराइड लेना और अमोनियम क्लोराइड को हाथ में रखना, समझ में आएगा आपको, क्लियर। एसीटोन, एसीटोन बिल्कुल सब बच्चों ने बताया, थिनर घर में है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब करता है वो सप्लाई होने के लिए। चलिए बच्चों को ये बात समझ में आई सबको। तो वेरियस काइंड ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम पहला फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट करो बेटा, फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ एच, और इसे डेल्टा एफ एच नॉट, है ना, बिंदी लगा दी। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है, सिंपल सी बात है कि जो भी डेफिनेशन होगी उसमें एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो भी डेटा लिखा जाता है किसको बोलता है ये। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जो भी बुक्स में डेटा अवेलेबल है वो ये है स्टैंडर्ड, नॉर्मल डेटा कुछ नहीं है। चलो द डेफिनेशन लिखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मे बी डिफाइंड एज, ऐसा कर लो,
अच्छा इसी में लिख दूं, डेफिनेशन तो बेटा सेम ही रहेगी, बस इसके लिए क्या करेंगे हम, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, बस इतना लिखते ही ये चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट। चलो, इट मे बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन है द हीट एनर्जी चेंज, the heat energy change that accompanies of 1 mole of a compound of a compound 1 mole of a compound from the constituting elements elements at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure, given लिख दिया तो भैया ये given temperature and pressure is called, अब पूरा लिखना पड़ेगा, is called not standard, is called क्या होगा, enthalpy of formation, सिंपल जो डेल्टा एफ एच है। इसी में लिख दूं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm is called, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पूरी डेफिनेशन तो सेम ही रहने वाली है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये लैंग्वेज ठीक है। एक इजी लैंग्वेज और है मेरे पास, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट दैट द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड द हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नोट करना चाहे तो मैं नोट करा दूंगा, नोट करना है? यस सर। ओके, लिखें व्हेन 1 ग्राम मोल, चलो 1 मोल भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। when 1 gram mole of a compound is formed from its देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दो, कंपोनेंट्स बोल दो, या एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सब उन्हीं के पार्ट्स, उन्हीं के हिस्से, ठीक है। एलिमेंट लिख सकते हैं, या यहाँ जो नोट किया था कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, एक ही बात है। आगे लिखो, देन द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड, then the change in enthalpy is called heat of formation or enthalpy of formation,
फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब ऑलवेज प्रोडक्ट का 1 मोल फॉर्मेशन होना चाहिए, रिएक्टेंट 1 2 3 4 कितना भी मोल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नोट करते हैं, C प्लस ट्वाइस H2 गिव्स द CH4। अभी मीथेन का कितना मोल? ओनली 1 मोल। स्टेट्स नोट करना चाहे नोट कर लो भाई, कार्बन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट और मीथेन भी क्या हमारी गैस स्टेट। और डेल्टा FH इक्वल टू द, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मीथेन बना रहा है, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसमें डेल्टा H का वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितना है? -74.8 किलोजूल पर मोल, 78.4 है ना किलोजूल पर मोल। दूसरा ऐसे कार्बन को, ये देखो C प्लस O2 गैस इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 का 1 मोल फॉर्मेशन हो गया डेल्टा FH, इसी को हम डेल्टा CH भी लिख सकते हो, कंबशन ऑफ कार्बन आगे पढ़ेंगे हम। चलो, इसका वैल्यू कितना है? -393.5 किलोजूल पर मोल। इतना एनर्जी लिबरेट होगा when the 1 mole of carbon is oxidized or 1 mole of carbon dioxide is formed। देखो कितना बढ़िया इक्वेशन है, 2 कार्बन प्लस थ्राइस H2 प्लस हाफ O2, ये कितने, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सबने मिला के बनाया C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल, है ना। एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना है, एग्जाम में तो आप एक कोई भी एग्जाम्पल नोट कर दो, ये तो इजीली याद हो जाएगी आपको, कई जगह यूज हो जाना है इसको। और इसका वैल्यू है -278.9 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब देखो ये दो इक्वेशन को लिख के दिखा रहे हैं, जैसे इक्वेशन नंबर ये हमारा N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स द, रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ट्वाइस NH3, N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, तीनों गैसेस स्टेट में, स्टेट नोट करना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या लिखना चाहिए वो आप लोग बताएंगे। दूसरा, हाफ N2 हाइड्रोजन गैस प्लस 3/2 H2 हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द NH3 अमोनिया गैस। तो भैया डेल्टा FH हमें कहाँ नोट करना चाहिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन केस ऑफ फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या सेकंड इक्वेशन? सेकंड ना, डेटा है इसका। ओके, डेल्टा FH कितना है ये देखो, ये बेटा डेल्टा FH इक्वल टू द, इसका वैल्यू है -46.1 किलोजूल पर मोल, क्योंकि बात हो रही है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इसको हम क्या लिखना चाहिए? जो 1 से ज्यादा हो तो भैया कुछ नहीं मालूम किसी के बारे में, तो डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये कितना होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, 1 मोल में इतना एनर्जी, तो 2 मोल में क्या इसका डबल, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो गया -92.2 किलोजूल पर मोल। क्लियर हुआ सब बच्चों को? है ना? ध्यान रखना, ये हमारा RH है और ये है अपना FH, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नोट करो।
चलो भैया ये इंपॉर्टेंट हेडिंग, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, standard enthalpy of reaction from standard enthalpies of formation, from standard enthalpies of formation, मतलब पहले से ही सब्सटेंसेस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करके रख लेंगे और इससे हम फॉर्मूला लगाकर क्या निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग नोट करना बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। नोट कर लिया। अब इसका थ्योरी फिर कट कर देते हैं, हर जगह बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला नोट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ formation of products minus standard enthalpies of formation of reactants, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, चलो यहाँ फॉर्मूला करके हेडिंग डाल देते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डेल्टा आर एच इक्वल टू द एच नॉट इक्वल टू द, ये समेशन ऑफ मतलब जितने भी मेरे प्रोडक्ट है उनको सबको ऐड करेंगे। चलो समेशन का साइन लगाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सबको ऐड करना है, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ जितने भी क्या है रिएक्टेंट्स हैं उनको ऐड करना है। चलो बेटा नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन दिया है, ये दिया है, लिख लो CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये भी गैसेस स्टेट। ठीक है, इक्वेशन दी है। I will given that डेटा आपको दिया है, डेल्टा एफ एच नॉट इक्वल टू डेल्टा एफ एच नॉट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया है, CO2 CO ऑक्सीजन गैस इन सबका डेटा एक साथ ही दे दिया है। तो चलो जिस तरीके से क्वेश्चन है मैं सेम वे में ही लिख देता हूँ, और क्या डेल्टा एफ एस नॉट फॉर CO2 CO
एंड H2O आर वैल्यूज दी है -393.5 393.5, ठीक है, कॉमा -113.3 एंड -241.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। यहाँ कुछ समझ में आया होगा आपको क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट 2, पर डेटा में कितना दिया, केवल 1 2 3, चौथे नंबर का डेटा कहाँ गया, फोर्थ नंबर का। इसका मतलब है जिस कंपोनेंट का डेटा ना दिया जाए उसका एंथैल्पी को नेग्लिजिबल मानकर 0 लिखते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? मतलब आपको ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया है, नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं, किसका डेटा नहीं दिया है, हाइड्रोजन का डेटा नहीं है। CO2 का डेटा है एंथैल्पी फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का डेटा है, वाटर का डेटा है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो लाओ मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन को क्या करना है, अरे बार बार मैं ऑक्सीजन क्यों ब्रेन में आ रहा है मेरे, ऑक्सीजन नहीं है। डेल्टा FH नॉट फॉर हाइड्रोजन, तो ये जो नहीं दिया है उसको 0 मानना है, ठीक है, नेग्लिजिबल है उसका चेंज इन एंथैल्पी। चलो अब फॉर्मूला हमारा ये है, जैसे अब हम आंसर नोट करना चाहेंगे तो फॉर्मूला ये है, डेल्टा RH नॉट इक्वल टू द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखो डेल्टा FH नॉट प्रोडक्ट्स, अब इसको लिखने का तरीका जो मैं बात कर रहा था ना कि चलो एग्जांपल देते हैं, इसको लिखने का क्या है वे, प्रोडक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है, तो इनको हम लिख लेते हैं, इनको ऐड करना है। डेल्टा FH नॉट किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब स्टेट आप चाहें तो छोटा सा लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें, प्लस डेल्टा FH नॉट किसके लिए, वाटर के लिए, गैस स्टेट, चलो, माइनस डेल्टा FH नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स की बारी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस डेल्टा FH नॉट ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। आप स्टेट ना लिखना चाहे ना लिखो, कोई परेशान करेगी स्टेट्स आपको। इन्होंने क्या किया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, जो मैं देख रहा हूँ एक तरीका है कि भैया यहाँ इन्होंने नहीं लगाया, ऐसा लिखा हुआ है, और ये आपको ठीक लगेगा, ये जैसे डेल्टा FH नॉट ऑफ H2O, तो थोड़ा दूर दूर रखना फिर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज स्टेट, चलो इसी तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन गैसेज स्टेट, और ये अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। डेल्टा FH नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सेकंड नंबर पर दिया, ये -113.3 प्लस वाटर के लिए कितना बेटा, -241.8, ठीक है। यूनिट बाहर आप सबसे लास्ट में लिख दें, यूनिट तो सब में क्या चल रहा है भाई, किलोजूल पर मोल, ठीक है, माइनस अब CO2 का -393.5 -393.5, फिर ये तो प्लस, इसको प्लस ही रहने दो, हाँ यहाँ 0 है तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए,
ये प्लस हो गया, फाइनल वैल्यूज निकालिए। जनरल मैथमेटिक्स है, गलतियां ना करें। मैं सीधे आंसर नोट कर देता हूँ, है ना, प्लस माइनस सॉल्व तो कर ही सकते हो। फाइनली आंसर बेटा ये -355.1, ये वैल्यू आ रही है -355.1, और वो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में +393.5, तो आएगी ना, माइनस माइनस प्लस, +393.5। अब पॉजिटिव वैल्यू हायर तो आंसर आ गई +38.4 क्लोजूल, +38.4 किलोजूल पर मोल। नोट करिए सर। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लिए सब बच्चों ने? यस सर। ओके, यस सर। वैसे क्या पर मोल नहीं भी नोट करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बाकी जो आप यूनिट लेते हुए आ रहे हो तो उसको नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस बेटा ये नोट करना आना चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें सॉल्व करना था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कभी 2CO2 भी होगा तो फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 2 डेल्टा एफ एच नॉट CO, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। थ्राइस H2O, थ्राइस डेल्टा एफ एच नॉट H2O, ठीक है। ये 4CO2 तो 4 दिस वन, फिर वैल्यूज जितने मोल होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल, मोल्स पहले रखना है, ठीक है, क्योंकि डेटा 1 मोल के लिए दिया होता है। हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये फॉर 1 मोल, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना भी हो सकता है वो। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैंने समझाया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी तरह का नहीं, कुछ चेंज कर देंगे क्वेश्चंस के अंदर, सेम टाइप के क्वेश्चन तो अब कर पाएंगे आप लोग। चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इज, इस बार ये दिया है, इज -824.2 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। 4Fe plus TiO2 gives the twice Fe2O3, ठीक है। डेटा केवल Fe2O3 का डेटा दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया। फॉर्मूला लगा दिया, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब चलो पहले तो नोट करें, ये कितना है, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट नंबर, ये एक ही है, तो ये हो जाएगा 2, है ना। और इसको कैसे लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे लिख लो, चलो 2 डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ क्या, Fe2O3 सॉलिड स्टेट, एक ही प्रोडक्ट है, माइनस रिएक्टेंट्स हमारे 2 हैं, 4 डेल्टा एफ एच नॉट Fe सॉलिड कंडीशन, ठीक है, प्लस 3 डेल्टा एफ एच नॉट O2 गैसेस कंडीशन। अब बाकी कोई डेटा है, बाकी कुछ नहीं ना, ना ये दिया ना ये दिया, कुछ नहीं दिया तो सबको लिखो 0, जो नहीं दिया छोड़ो। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू -824.2, ठीक है। यूनिट तो सबको पता है, किलोजूल पर मोल। बाकी सब भैया 0 +0 0 0 सब खत्म। तो इतना सा था ये क्वेश्चन, लेकिन स्कूल एग्जाम में स्टेप्स नोट करना होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ नहीं करना होता है, खुद की अकल लगाओ, फटाफट सोच लो तो आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगी मैं लिख देता हूं, वो आ गया -1648.4 किलोजूल, -1648.4 किलोजूल, ठीक है। अब तो किलोजूल नोट कर दें, इसको पूरा डेटा के साथ ऐसा इस तरीके से नोट करना है तो आप
ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। सर डन। ओके सर किलो जूल पर मोल आएगा ना? क्लोजूल पर मोल लिख सकते हैं। तो बेसिकली पर मोल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल मोल नहीं, 2 मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू। लेकिन जब यूनिट हम लिखते हैं मेरे हिसाब से, तो भैया जब यूनिट लिखते हैं ना, तो यूनिट आप जो गिवन यूनिट है उसी से यूनिट निकल के आती है फाइनल, ठीक है। तो क्लोजूल लिख रहे हैं तो पर मोल ही होना चाहिए, कि यूनिट अपनी मर्जी से नहीं लिखी जाती, यूनिट तो जो कट पिट के फाइनल आंसर आ जाती है वो यूनिट हो जाती है। लिखो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली जो क्लोजूल पर यूनिट मोल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है। नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। ओके सर हाँ, लेकिन मैं यार रिफ्रेशर में देख रहा हूँ कि किलो कैलोरी, किलो जूल, बढ़िया है, लेकिन डेटा में आप दे रहे हो क्लोजूल पर मोल, तो पर मोल भाग कहाँ से जाएगा, कहीं कोई कैंसिल होने की नज़र तो आ नहीं रहा है। चलो एक आध कुछ नए तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जो एक जैसे क्वेश्चन है उन्हें भले ही नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है द हीट चेंज फॉर द रिएक्शन, सुन लो, N2 plus 3H2 gives the twice LS3 is minus 92.2 kilojule. Calculate the heat of formation of ammonia. तो अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है माइनस 92.2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होना है, मतलब उल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है डेल्टा आर एच नॉट, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्या होगा उसका हाफ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में बन रही है अमोनिया ट्वाइस NH3, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कितना हो जाएगी 46.1 क्लोजूल। क्लियर? यस सर। ओके सर मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया, चलो। क्वेश्चन ये था कि बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है अमोनिया का, ऐसा लिखा है द हीट चेंज for the reaction, heat change for the reaction दिया है नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन CH2 हाइड्रोजन गैस इक्वल टू द ट्वाइस NH3 अमोनिया गैस, ठीक है, इज 92.2 किलोजूल। अब देखो पर मोल नहीं दिया, अच्छा ये चक्कर है, तो एक काम करो यार, छोड़ो, फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की ना यूनिट इसमें क्लोजूल ही रखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का यूनिट वो क्लोजूल, पर मोल नहीं लिख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए पर मोल कर दो, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल मोल के लिए है ना उसका डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में से उड़ा देना पर मोल। चलो आपको आगे क्या है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मतलब आपको क्या डेल्टा एफ एच नॉट निकालना है, क्या हो जाएगा आंसर। अब इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, सीधा अब ये दिया बेटा, एक काम करें, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, पर सॉल्व करना कैसे वो तो देखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल क्या लिखेंगे, इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर लेना, हाफ N2 प्लस 3/2H2 गैस। अब सॉल्व कर लें पूरा क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल टू अमोनिया, और यहाँ
इसका वैल्यू क्या नोट कर देंगे, डेल्टा एफ एस नॉट इक्वल टू कितना हो गई बेटा, सब हाफ होते जा रहे हो ना, 92.2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 46.1। अब क्लोजूल पर मोल यूनिट लिख दो, अभी इसका यूनिट क्लोजूल। अब आप बोलो सर हमें तो फॉर्मूले से करना है सॉल्व, फॉर्मूले से करना है वैसे तो ये तो इजी है, फॉर्मूले से करना है तो डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू द क्या प्रोडक्ट है हमारा ये 2 अमोनिया है ना, डेल्टा एफ एस नॉट ऑफ NH3 अमोनिया है ना गैस। चलो प्रोडक्ट एक ही है, माइनस रिएक्टेंट्स कौन कौन से हमारे, डेल्टा एफ एस नॉट ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस प्लस डेल्टा नहीं 3 और है ना 3 डेल्टा एफ एस नॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आपने डेटा पुट कर दिया सारा, ये डेल्टा आर एस नॉट गिवन है 92.2 है ना, ये ऐसे ही रहने दो, ये तो क्वेश्चन मार्क है ही। अच्छा टू दिस वैल्यू ये कैलकुलेट करना है आपको, डेल्टा एफ एस नॉट ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है। ये कितना है बोलो सारे, ये सब है 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये सब 0 0 हीरो लोग हैं है ना। अब बात बिल्कुल समझ में आ गई सब बच्चों को कि ये डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ NH3 इक्वल टू क्या, 2 को यहाँ ले आओ 92.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 46.1, यूनिट कर देना क्लोजूल पर मोल, ठीक है। बाकी अभी इसका यूनिट क्लोजूल पर मोल कहां से लेके आओगे, मोल ये खुद ही मोल है मान लो। चलो नोट करो, समझ में आया अब अदिति? मोल क्यों लिखा था एंड में? हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट पर मोल मतलब सिंगल मोल के लिए नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिख के चलना है वो अपना क्लोजूल, बिकॉज उसमें सिंगल मोल की नीड नहीं है ना, 1 2 3 4 कितना ही मोल हो सकता है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज करोगे तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए क्लोजूल नोट कर लो, केवल क्लोजूल किलो कैलोरी। अभी बात हुई ना, देखो ध्यान से, N2 plus 3H2 gives the twice NH3। यहाँ सिंगल मोल नहीं है बेटा, यहाँ कितना मोल है 2, तो यहाँ पर मोल नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि 92.2 क्लोजूल, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो सेम डेटा वाले क्वेश्चन तो सारे कर पाओगे, और भी मेरे पास यहाँ क्वेश्चन दिख रहे हैं कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज द रिएक्शन OF2 plus वाटर इक्वल टू O2 plus twice HF। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि देखो 3 का डेटा दिया है, O2 का डेटा नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका डेटा नहीं है उसे मानते हैं हम 0 और सॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी भी इस क्वेश्चन में पूछा है, इसका मतलब है कि हमको डेल्टा एच निकालने के बाद डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो चलें आज की क्लास यहाँ फिनिश करें। थैंक यू सर। ओके वेलकम, चलो मिलते हैं।